लेबनान पर आईडीएफ के हमले से बड़ी तबाही की खबर हमें मिल रही है। हमले में लेबनान के 182 लोगों की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आईडीएफ की बमबारी से 727 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी आपके सामने हम खबर रख रहे हैं। और इस बीच दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने चेतावनी जारी कर दी है। एक और बड़ी खबर आपके सामने, 2 घंटे में दक्षिणी लेबनान छोड़े नागरिक, ये बाकायदा आईडीएफ की ओर से साफ कर दिया गया है। वार्निंग दे दी गई है। आज रात लेबनान पर भीषण हमले की आशंका के मद्देनजर ये चेतावनी जारी कर दी गई है। कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। तबाही का दायरा इतना बढ़ गया कि पूरे दक्षिणी लेबनान में चीख पुकार मच गई। हिजबुल्लाह के लड़ाके अंडरग्राउंड ठिकानों को छोड़कर भाग गए, जबकि इससे कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाने की तैयारी में था। लेकिन मोसाद के इनपुट पर आईडीएफ ने हिजबुल्लाह का हमला भी नाकाम कर दिया और उसके रॉकेट और मिसाइल लॉन्चिंग साइट को भी बर्बाद कर दिया। ये इजराइल के प्रतिशोध की आग है। ये बेंजामिन का बदला है जिसने पूरे लेबनान को थर्रा दिया। चीख पुकार मच गई। ये सिर्फ ट्रेलर है, तबाही का दायरा इससे कहीं ज्यादा था। 23 अप्रैल की सुबह बेलबेक में जब पहला हमला हुआ तो यह तय हो चुका था कि आज लेबनान में बारूदी बवंडर आने वाला है। जिसके बाद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। विस्फोट पर विस्फोट होते गए। लेबनान किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका। हर एक हमला इजराइल के रमत डेविड एयरबेस पर तबाही का बदला है। जितना नुकसान हिजबुल्लाह ने इजराइल को पहुंचाया उसका कई गुना नुकसान पहुंचाकर इजराइल ने अपनी ताकत की नुमाइश की। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब है इजराइल लेबनान को दूसरा गाजा बनाना चाहता है। इसके लिए पहले गाजा की तरह एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसके कुछ दिन बाद ग्राउंड ऑपरेशन करके चुन चुन के हिजबुल्लाह लड़ाकों को मारेगा। इजराइल ने इस बार हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों को टारगेट किया जिसका इनपुट मोसाद ने दिया था। यानी इजराइल के पास हिजबुल्लाह का पूरा बायोडेटा पहुंच गया है। अब बस इजराइल एक एक करके उसके तमाम कमांड सेंटर को उड़ा रहा है और आखिरी बार हेडक्वार्टर पर करेगा जो बैरूत में है। अभी आईडीएफ जिन जगहों पर हमले कर रहा है उनके नाम सुन लीजिए। बेक्का वैली, बेलबेक, नबाती है, तायरे, मार्जियोम, इक्लिम अल-तुफा। एक एक इलाके में 30 से ज्यादा हमले किए, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान बेका घाटी में हुआ। यह हिजबुल्लाह का गढ़ कहा जाता है क्योंकि यहां मौजूद चट्टानों के नीचे छिपकर हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल के खिलाफ हमलों की तैयारी करते हैं। जब जब नसरल्लाह का आदेश होता है यहीं से रॉकेट स्ट्राइक की जाती है। लेकिन जब उसी जगह इजराइल के फाइटर जेट ने इतना बारूद बरसा दिया
कि विस्फोट की आवाज में पूरा लेबनान दहल गया। अकेले बेका वैली में 50 से एयर स्ट्राइक की गई, जबकि नाबिते में भी इतने हमले किए गए, कई बम तो रिहायशी इलाकों में भी गिराए गए। ये देखिए कैसे इस इमारत के एकदम पास इजराइल के फाइटर जेट ने बम गिराए। हालांकि आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने लेबनान के कार रेडियो और ट्रांजिस्टर हैक करके लोगों को संदेश दिया, जिसमें कहा गया आसपास वाले हिजबुल्लाह के ठिकानों से 3 किलोमीटर दूर चले जाएं। हिजबुल्लाह के ठिकानों के पास रहने पर जान का खतरा है। इस मैसेज के बाद इजराइल के फाइटर जेट तबाही मचाने निकल पड़े। आईडीएफ ने एक वीडियो भी जारी किया जिस वक्त F-16 में कॉम्बैट पायलट सवार होकर लेबनान में घुसकर विध्वंस मचाने वाले थे, और इसके बाद लेबनान में इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर हिजबुल्लाह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। 23 सितंबर की सुबह से ही लगातार हमले किए गए। हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों पर 1 घंटे के भीतर 120 हवाई हमले किए गए। इसके अलावा कुल हिजबुल्लाह के 290 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर बमबारी की गई। पहले चरण में हिजबुल्लाह के 180 टारगेट खाक कर दिए गए। दूसरे चरण की बात करें तो आईडीएफ ने 110 ठिकानों को तबाह कर दिया। इन हमलों में अंडरग्राउंड रॉकेट और मिसाइल गोदाम भी तबाह कर दिए गए। हिजबुल्लाह के वो लॉन्च पैड भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए जहां से वो उत्तरी बॉर्डर पर हमले किया करता था। इजराइल के फाइटर जेट के हमलों के दौरान जान बचाकर सैकड़ों लड़ाके भाग गए। अभी लेबनान में एयर स्ट्राइक के कई और दौर चलेंगे। उसके बाद इजरायली सेना लेबनान से हिजबुल्लाह का सफाया करने के लिए उतरेगी। ये उसी की तैयारी का सबूत है। इस वीडियो में देखिए कैसे टैंकों को उत्तरी बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। इन्हीं टैंकों को लेबनान में उतारकर हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्चिंग साइट को समतल करेगी आईडीएफ। जबकि इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, जिससे इजरायली एयरबेस पर आग लग गई थी। अब इजराइल ने बदला लिया। अगर इजराइल हमले नहीं करता तो हिजबुल्लाह एक और बड़े हमले की तैयारी में था। मोसाद का इनपुट था कि हिजबुल्लाह 3DR मिसाइल से हमले करने वाला था। 3DR मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है और 300 किलो विस्फोटक ले जाकर हमला करने में सक्षम है। यानी 21-22 सितंबर की रात को हमले करने के लिए 23 सितंबर की सुबह भी हिजबुल्लाह इजराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले करके तबाही मचा देता। अगर वक्त पर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती। इसीलिए इजराइल ने 23 सितंबर की सुबह हिजबुल्लाह के उन तमाम मिसाइल लॉन्च साइट को नष्ट कर डाला जहां से वो हमले करने वाला था। इसके अलावा इजराइल का प्लान है दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को कमजोर करके वहां एक डिफेंस लाइन तैयार करना, साथ ही लोगों को एक अलग इलाके में बसाना, जिससे वहां हिजबुल्लाह का कंट्रोल पूरी तरह खत्म किया जा सके और उत्तरी बॉर्डर पर यहूदी कॉलोनी को फिर से बसाया जा सके। हालांकि इजराइल के हमलों में शामिल होने से अमेरिका ने इनकार किया है, बल्कि अमेरिका का बयान आया है। अगर इजराइल के हमलों की तीव्रता आगे भी इतनी रहती है तो मध्य पूर्व में ऑल आउट युद्ध की संभावना प्रबल है।
इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी अंदेशा जताया है कि जिस तरफ ये युद्ध जाता दिख रहा है, उससे लग रहा है कि लेबनान गाजा बनने की दिशा की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अभी दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की ओर से बमबारी की गई है। सिडोन के रिहायशी इलाकों पर जोरदार हमला किया गया। धमाकों के साथ कई इमारतें तहस नहस हो चुकी हैं। तो बीती रात इजराइल पर सिर्फ लेबनान से ही नहीं बल्कि गाजा, इराक और सीरिया से भी हमला किया गया। और जानते हैं इन हमलों को किसने अंजाम दिया? अरब में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने, वो भी रॉकेट के जरिए ताबड़तोड़ अंदाज में। यकीन मानिए, चंद घंटों के भीतर इजराइल का कोना कोना बारूदी भूचाल से थर्रा उठा, क्योंकि हिजबुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों ने महज चंद घंटों के भीतर इजराइल पर 150 से ज्यादा रॉकेट दागे। मगर इसी बीच इजराइल के विनाश का घातक प्लान भी तैयार हो चुका है, जिसमें प्रॉक्सी के साथ साथ शिया सुन्नी संगठन के लड़ाके भी शामिल होंगे। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। जिस मुल्क के नाम से मिडिल ईस्ट थर्राता था, जिसके जंगी तेवर से अरब में कोहरा मच जाता था, जिससे भिड़ना, आर पार की जंग लड़ना मौत को दावत देने जैसा था, आज वही इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है। एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत तबाही और प्रचंड विनाश है। दशकों तक जिस इजराइल ने अपने हथियारों के दम पर अरब के कई देशों को घुटनों पर ला रखा था, मगर आज की तारीख में वही इजराइल कई फ्रंट से दहल रहा है, घातक हथियारों के प्रहार से धधक रहा है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल बीती रात इजराइल पर 4 फ्रंट से प्रचंड हमले किए गए। लेबनान, सीरिया, इराक और गाजा से रॉकेट दागे गए। इजराइल पर 3 घंटों में 150 से ज्यादा रॉकेट बरसे। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 48 घंटों से इजराइल के कोने कोने में बारूदी भूचाल मचा हुआ है। क्योंकि अब हिजबुल्लाह समेत कई सारे प्रॉक्सी संगठन इजराइल में तबाही मचाने के लिए आमादा हो चुके हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि बीती रात इजराइल पर कहां से हमले हुए। तो आपको बता दें कि इजराइल के उत्तरी छोर पर मौजूद है लेबनान, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है, और इसी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर हिजब के लड़ाके ताबड़तोड़ रॉकेट हमलों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इजराइल के दक्षिण पश्चिम छोर पर मौजूद है गाजा, जहां से हमास और PIJ के लड़ाके तेल अवीव समेत इजराइल के कई इलाकों पर भीषण बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें दाग रहे हैं। इसके अलावा इजराइल के पूर्वी छोर पर मौजूद सीरिया और इराक से इस्लामिक रेजिस्टेंस पूर्वी इजराइल के इलाकों को रॉकेट हमले से तबाह कर रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ताबड़तोड़ अंदाज में तमाम ईरानी प्रॉक्सी इजराइल पर हमले करते रहे, जिसके चलते रात भर इजराइल में रेड अलर्ट सायरन बजते रहे। वहीं प्रॉक्सी के रॉकेट हमलों को नाकाम करने के लिए आयरन डोम भी लगातार एक्शन मोड में रहा।
मगर अब ये आशंका जताई जा रही है कि इजराइल का वजूद मिटाने के लिए, मिडिल ईस्ट में उसका दबदबा खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सी संगठन 4 अलग अलग फ्रंट से कई चरणों में प्रहार करेंगे। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। तो दावा किया जा रहा है कि 4 अलग अलग फ्रंट से इजरायली धरती पर कई चरणों में काउंटर अटैक किया जाएगा। दरअसल हिजबुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सी संगठन पहले चरण में चारों फ्रंट से इजराइल के दर्जनों इलाकों में रॉकेट से प्रहार करेंगे, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर मिसाइलों से हमला करेगी, जो मेड इन ईरान होगी। इसके अलावा तीसरे और आखिरी चरण में चारों फ्रंट पर तैनात प्रॉक्सी संगठन इजरायली बॉर्डर को ध्वस्त कर ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज करेगी, मतलब सीधे तौर पर आर पार की जंग। हिज़्ब, हूती, हमास और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं, जिस तरह इजरायली धरती को दहला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान की रणनीति है। कई वॉर एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ईरान के इशारे पर ही प्रॉक्सी संगठन इजराइल को तबाह करने में जुटे हैं। ताकि ईरान पहले प्रॉक्सी से हमले कराकर इजरायली सेना को पस्त कर सके, उनके हौसले को तोड़ सके और फिर थके हारे इजराइल पर ईरान भी मिसाइलों से प्रहार कर सके। इसी बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि जैसे ही इजराइल के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज होगा, तमाम मुस्लिम देशों के शिया सुन्नी संगठन ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड 2.0 शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लेबनान, सीरिया और इराक में कई देशों के मिलिटेंट संगठन जमा हो चुके हैं, जिनकी तादाद करीब 3 लाख के आसपास है। आखिर वो संगठन कौन कौन से हैं, ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान जैनबिया ब्रिगेड, अफगानिस्तान फातमिया ब्रिगेड, इराक कताइब हिजबुल्लाह अल हश्द अल शाबी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, सीरिया असैब अहल अल हक, हराका हिजबुल्लाह अल तुजाबा, अशाब अल कहाफ, कासिम अल जबारिन। वही बात अगर सुन्नी संगठनों की करें तो सीरिया अल शबाब, इराक अल कायदा इस्लामिक मगरिब, माली अंसार दीन, मतलब ये कि जल्दी ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन अब इजराइल की न सिर्फ घेराबंदी करेंगे, बल्कि उसे दहलाने के साथ साथ महायुद्ध की चिंगारी भड़काने की भी तैयारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के लॉन्चर तबाह हो गए हैं। रॉकेट लॉन्चर पर आईडीएफ का मिसाइलों से जोरदार हमले के बाद रॉकेट लॉन्चर जलकर राख हुआ। करीब 36 घंटे पहले यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया था। यूक्रेन ने रूस के क्रास्नोदोर और तवेर हथियार गोदाम तबाह कर दिए। अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि तवेर में रूस की RS-28 सरमत ICBM का जखीरा मौजूद था, जिसमें आग लगने की वजह से बड़ा विस्फोट हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि ज़ेलेंस्की ने यह हमला अपने सीक्रेट हथियार से किया था, जिसे हाल ही में यूक्रेन ने खुद तैयार किया है। सवाल है, ज़ेलेंस्की का ये सीक्रेट हथियार आखिरकार क्या है और अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? तारीख 21 सितंबर, जगह क्रास्नोदर, रूस।
रूस के हथियार गोदाम में ब्लास्ट हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि इसका मशरूम क्लाउड 100 फीट से भी ऊंचा था। पुतिन को अभी इस हमले की खबर मिले 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि तभी क्रास्नोदर से 1500 किलोमीटर दूर मौजूद तवेर गोदाम में एक और ब्लास्ट हुआ। क्रास्नोदर और तवेर, इन दोनों हथियार गोदाम का धमाका ऐसा था मानो कोई छोटा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ हो। सवाल है, ऐसा क्यों? आखिर इन दोनों गोदामों में तबाही का वो कौन सा हथियार मौजूद था जिसमें धमाके से न्यूक्लियर ब्लास्ट जैसा धमाका हुआ? क्रास्नोदर धमाके के बाद ये बात सामने आई है कि यहां पर उत्तर कोरिया से मिली मिसाइल KN-23 का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से धमाका इतना जबरदस्त था। अब तवेर हथियार गोदाम में धमाके को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने इतने बड़े ब्लास्ट का राज खोल दिया है। तवेर ब्लास्ट को लेकर एस्टोनियाई इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में दावा है कि तवेर के तोरोपत्स हथियार गोदाम में RS-24 सरमद मिसाइलें रखी थी। दावा है कि तोरोपेत्स सरमद मिसाइलों का सबसे बड़ा गोदाम था। इसके अलावा यहां बड़ी संख्या में रॉकेट मौजूद थे। इस धमाके में कुल 7.5 लाख मिसाइलें और रॉकेट तबाह हो गए। यहां रखा कुल 30,000 टन हथियार यूक्रेन हमले में नष्ट होने का दावा है। हालांकि अब तक यह साफ नहीं है कि इस धमाके में कितनी सरमद मिसाइलें तबाह हुई, लेकिन इतना साफ है कि धमाके के बाद इतना बड़ा मशरूम क्लाउड बनने की वजह सरमद मिसाइल के इंजन में हुआ विस्फोट है। इससे पुतिन के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि RS-28 सरमद, जिसे पुतिन की शैतान मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है, इसे पुतिन ने खास तौर पर यूरोपीय देशों में तबाही के लिए तैयार किया है। दरअसल सरमद एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस इस मिसाइल से वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक को बैठे बैठे दहला सकता है। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन ने किस हथियार से क्रास्नोदर और तवेर में हमलों को अंजाम दिया। अब इसका भी खुलासा हो चुका है। हमले पर आई एक रिपोर्ट में दावा है कि यूक्रेन ने हमलों के लिए पैलानित्सिया ड्रोन मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसे बीते साल ही यूक्रेन में बनाया गया था। दावा है कि यूक्रेन ने इसे नेटो की मदद से तैयार किया है। पैलानित्सिया एक खास तरह का हथियार है। यह दिखता क्रूज मिसाइल की तरह है, लेकिन काम एक ड्रोन की तरह करता है। इसे बनाने के लिए लिथुआनिया ने $11 मिलियन की मदद दी थी। दावा है कि पैलानित्सिया का इंजन और फ्यूल नेटो ने डेवलप किए और यूक्रेन का डिजाइन बताया ताकि हमलों का इल्जाम नेटो पर ना आए। ज़ेलेंस्की के नए ड्रोन की लंबाई 15 फीट है। इसकी रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसकी रेंज की बात करें तो 700 किलोमीटर तक रेंज इसके होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन का ड्रोन 20 से 50 किलो तक वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है। दरअसल इसका फ्यूल टैंक वॉरहेड के बिल्कुल पीछे मौजूद है। ऐसे में जरूरत के मुताबिक वॉरहेड क्षमता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसमें बेहद आधुनिक माइक्रो टर्बोजेट इंजन लगा हुआ है। पैलानित्सिया ड्रोन 700 किलोमीटर दूर टारगेट को हिट कर सकता है। ऐसे में रूस के सावस्लेका, स्मोलेंस्क, ताम्बोव, बेलगोरोद, मोरोजोव्स्क एयरबेस तक यूक्रेन तबाही मचा सकता है। अज़ोव सागर के पास मौजूद रूसी एयरबेस भी यूक्रेन की रेंज में है। सिर्फ इतना ही नहीं,
रूस की राजधानी मॉस्को को भी यूक्रेन पालानित्सिया ड्रोन से आसानी से दहला सकता है। दावा है कि जेलेंस्की ने पालानित्सिया और पश्चिमी हथियारों का एक कॉम्बो अटैक प्लान तैयार किया है, जिसे उन्होंने विक्ट्री प्लान नाम दिया है। इसकी इजाजत लेने वो अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचते ही जेलेंस्की सबसे पहले अमेरिका के एम्युनिशन प्लांट पहुंचे और यूक्रेन को बारूद सप्लाई करने के लिए आभार जताया। अब 26 सितंबर को जेलेंस्की की बाइडेन से मुलाकात होगी। जेलेंस्की बाइडेन को अपना विक्ट्री प्लान सौंपेंगे। संभावना है कि बाइडेन जेलेंस्की को रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दे सकते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यह इजाजत सार्वजनिक नहीं, सीक्रेट तौर पर हो सकती है। यानी सार्वजनिक तौर पर अमेरिका विचार की बात पर टिका रह सकता है, लेकिन अंदर खाने यूक्रेन को हमले की इजाजत मिल जाएगी। लॉन्ग रेंज हमले के खतरों को देखते हुए रूस ने बड़े हमले की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि अमेरिका की तरफ से लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत मिलते ही पुतिन बाल्टिक देशों पर हमले की इजाजत दे सकते हैं। इसकी तैयारी भी रूसी वायुसेना ने शुरू कर दी है। 21 सितंबर को रूस ने बाल्टिक सी में 6 फाइटर जेट भेजे। 22 सितंबर को रूस ने इसी जगह 5 फाइटर जेट भेजे। इस दौरान रूसी फाइटर जेट्स ने अपने ट्रांसपॉन्डर बंद किए हुए थे। हालांकि जानकारी मिलते ही नेटो एयरफोर्स ने इन फाइटर जेट्स को खदेड़ दिया। रूसी एयरफोर्स के ट्रांसपॉन्डर बंद कर उड़ान भरने की एक बड़ी वजह नेटो देशों की ट्रैकिंग क्षमता पता करना है। पुतिन ये जानना चाहते हैं कि नेटो देश कितनी देर में फाइटर जेट्स को ट्रैक कर पाते हैं। रूस की इस एक्सरसाइज की वजह उनकी बाल्टिक देशों पर हमले की तैयारी माना जा रहा है। साफ है, अगर बाइडेन ने जेलेंस्की को लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत दी तो रूस बाल्टिक देशों पर हमला कर देगा और ये यूक्रेन जंग के विश्व में फैलने का पहला चरण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के हमले के बाद भगदड़ मच गई है। हजारों की तादाद में लोगों का बेरूत की तरफ कूच। पलायन के चलते सड़कों पर कारों का जाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। यूक्रेन ने रूस के 2 बड़े हथियार गोदामों पर मिसाइल हमले किए और रूस ने इसके प्रतिशोध में यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी वर्षा शुरू कर दी। रूसी मिसाइल, ड्रोन फोर्सेस और एयरफोर्स ने यूक्रेन के ज़पोरिज्जिया और खार्किव पर बड़े हमले किए हैं। इसके साथ ही ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर भी बढ़त हासिल की है। कुर्स्क से लेकर वोलोदर तक यूक्रेन को रूस ने घेर लिया है। देखिए कैसे यूक्रेनी सेना ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर जमीन गंवा रही है और कैसे कुर्स्क में भी रूस तेजी से यूक्रेनी सेना को खत्म कर रहा है। यूक्रेन रूसी हथियार डिपो को तबाह करने के बाद इससे बड़ी उपलब्धि मान रहा है। लेकिन रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों की बरसात शुरू करके ये साबित कर दिया कि ना हथियारों की कमी हुई, ना ही हौसले पर चोट लगी है। चौबीस घंटे में यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के बारूद से भूकंप के झटके महसूस किए गए। रूस ने क्रास्नोदर के प्रतिशोध में बीती रात कई जगह बड़े हमले किए हैं। रूसी सेना ने खार्किव में कई मिसाइल हमले किए। इसके साथ ही यूक्रेन के ज़पोरिज्जिया पर भी हमले किए गए। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूस ने 30 से ज्यादा हमले किए। बीती रात यूक्रेन पर 16 मिसाइल और 117 ड्रोन हमले किए गए। रूसी बारूद का कहर सबसे ज्यादा ज़पोरिज्जिया पर बरसा। ज़पोरिज्जिया में रूसी सेना ने फैब 500 बम से हमले किए। ये ग्लाइड बम रिहायशी इलाके में गिरा। यूक्रेन के मुताबिक इस हमले में 16 लोग घायल हुए हैं।
ज़ेपोरिज़िया प्रशासन के मुताबिक बीती रात शहर में 6 जगहों पर रूस ने हमले किए हैं। इसके साथ ही रूसी सेना ने खार्किव पर कई मिसाइल हमले किए। रूस के इस मिसाइल हमले में खार्किव के 21 लोग घायल हो गए। एक रिहायशी बिल्डिंग भी तबाह हुई है। खार्किव में मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। खार्किव और ज़ेपोरिज़िया पर रूस ने हमले एक रणनीति के तहत किए हैं। रूस का प्लान है कि इन सर्दियों में यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाए। दरअसल ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से पूर्वी यूक्रेन को बिजली सप्लाई होती है। ज़ेपोरिज़िया पर हमले करके पूर्वी यूक्रेन के पावर ग्रिड को तबाह किया जा रहा है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन की राजधानी कहा जाता है। खार्किव की आबादी 14 लाख है। यहां रूस बिजली सप्लाई ठप करने में जुटा है। अगर पूर्वी यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप होती है तो यूक्रेनी सेना को सर्दियों में जंग लड़ने में मुश्किल होने वाली है। इसीलिए पूर्वी यूक्रेन की सप्लाई लाइन पर हमले हो रहे हैं। रूस ने पूर्वी यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप करने के लिए इस हफ्ते 1000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। रिपोर्ट है कि बीती रात 71 ड्रोन हमले खार्किव पर किए गए। रूस का प्लान है 2024 के अंत या 2025 के पहले 3 महीनों तक पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना। इसीलिए कुर्स्क में हमला होने के बावजूद रूस ने अपने नियमित सैनिकों को यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से नहीं हटाया और जंग भी तेज कर दी। रूस पोक्रोवस्क जीतने के करीब है और अब उसका टारगेट यूक्रेन का वोलोदर शहर है। यूक्रेन का वोलोदर रूस के कब्जे वाले डोनेत्स्क शहर से 20 किलोमीटर दूर है। डोनेत्स्क की जंग के लिए हथियार की सप्लाई वोलोदर से होती है। हाईवे 00532 डोनेत्स्क को वोलोदर से जोड़ता है, लेकिन अब रूसी सेना ने वोलोदर को 3 तरफ यानी पूर्व, उत्तर पूर्व और पश्चिम से घेर लिया है। रूसी सेना सप्लाई चेन पर हमले कर रही है। पूर्वी दिशा से आगे बढ़ रही रूस की टुकड़ी वोलोदर से 2.3 किलोमीटर दूर है। अगर वोलोदर पर रूसी सेना का कब्जा होता है तो यूक्रेन को अपनी सप्लाई हब पीछे हटानी होगी और रूस डोनेत्स्क को सुरक्षित कर लेगा। वोलोदर के साथ साथ कुर्स्क में यूक्रेनी फौज पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। कुर्स्क में रूसी वायुसेना जबरदस्त एक्शन में है। कुर्स्क में रूसी वायुसेना ने 20 जगह हमले किए हैं। इनमें यूक्रेनी सेना के कैंप तबाह हो गए हैं। इसके साथ ही कई सैन्य वाहन और टैंक भी नष्ट हो गए। बीते 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 380 सैनिक मारे गए हैं। रूस कुर्स्क में ग्राउंड ऑपरेशन पर कम फोकस कर रहा है, जबकि हवाई और मिसाइल हमले बढ़ा दिए गए हैं ताकि जंग में कम जवानों की जरूरत पड़े और यूक्रेनी टुकड़ियों पर बड़े हमले किए जा सके। रूसी मीडिया का दावा है कि यूक्रेनी सेना बड़े हमलों की वजह से तेजी से मैदान छोड़ रही है। कुर्स्क ऑपरेशन के लिए लाए गए यूक्रेन के 50% हथियार तबाह कर दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पुतिन और उनकी सेना अपनी परमाणु मिसाइल सरमद को और भी विध्वंसक बना रही है। रूस सरमद 2 का टेस्ट कर रहा है। इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ऐलान कर दिया है कि रूस की एटमी फोर्स हमले के लिए 100% तैयार है। उधर यूक्रेन ने कहा है कि रूस सर्दी से पहले उसके परमाणु प्लांट को तबाह करने जा रहा है। तो क्या लावरोव की धमकी का यही मतलब है कि धरती पर परमाणु प्रलय आने जा रहा है? रूस यूक्रेन का युद्ध एटमी युद्ध में बदलने जा रहा है। दो देशों में छिड़ी ये जंग महाजंग का रूप लेने जा रही है।
पुतिन सेना ने परमाणु विस्फोट की तैयारी कर ली। अमेरिका और नाटो ने अगर यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हमलों की अनुमति दी तो रूस एटमी हमला करने में देरी नहीं करेगा। रूस ने न सिर्फ हमले की तैयारी कर ली है बल्कि महाविनाश की घोषणा भी कर दी। यह घोषणा किसी और ने नहीं बल्कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की है। स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में लावरोव ने कहा है कि रूस की एटमी फोर्स हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस का यह हमला सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि उन नाटो देशों के खिलाफ होगा जो यूक्रेन युद्ध की आग को हथियार देकर भड़का रहे हैं। रूस के परमाणु प्लान को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने बड़ा बयान दिया है। सिबिहा ने कहा है कि रूस ने सर्दी से पहले ही यूक्रेन के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली। अब सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के अंदर रूस के टारगेट क्या है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के परमाणु प्लांट को तबाह करने का षड्यंत्र रचा है। खेमेलनित्स्की, ज़ेपोरिज़िया, रिवने और मिकोले इन चारों जगहों पर यूक्रेन के 4 परमाणु पावर प्लांट हैं। रूस इन्हीं को तबाह कर सकता है। रूसी सेना अगर ऐसा करने में सफल रही तो धरती पर बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। परमाणु प्लांट के रिएक्टर को नुकसान हुआ तो पूरे यूरोप में एटमी रेडिएशन फैल सकता है। इस बीच रूस सेटन 2 परमाणु मिसाइल का परीक्षण करने में जुटा है, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन दहशत में है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कहा है कि रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया ने गठबंधन बना लिया है। इसके बाद से विश्व पर परमाणु विनाश का खतरा मंडरा रहा है। रूस के रुख को देखते हुए नाटो भी महाजंग की तैयारी कर रहा है। रूस के आसपास नाटो बड़ी तैनाती कर रहा है। रूस और नाटो की सैन्य गतिविधियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन युद्ध परमाणु युद्ध में प्रवेश करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो जिस सरबत मिसाइल के टेस्ट की तैयारी रूस कर रहा था वो मिसाइल टेस्ट तो तय वक्त पर किया गया, लेकिन रूस का मिसाइल परीक्षण असफल हो गया और ये दावा यूक्रेन की न्यूज एजेंसियों की ओर से किया गया है, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस को जारी करते हुए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुतिन का ब्रह्मास्त्र लॉन्च से पहले कैसे हुआ ब्लास्ट। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस के जिस ब्रह्मास्त्र से पूरी दुनिया कांपती है, जिसके एक प्रहार से भीषण तबाही मच सकती है, जो सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके जरिए रूस किसी भी मुल्क पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। पुतिन का वही दैत्याकार शैतान अपने टेस्ट में फेल हो गया। बैटल ग्राउंड से बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वो ये कि रूस की RS-28 सरमत मिसाइल टेस्ट के दौरान फेल हो गई। आर्खांजेल्स्क के प्लेसेट्स्क साइट पर सरमत का टेस्ट हुआ। साइलो से लॉन्च होने से पहले ही मिसाइल में भीषण ब्लास्ट हुआ। मिसाइल टेस्ट फेल होने और टेस्ट साइट पर ब्लास्ट के सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में भी दिखाई दिए।
टेस्ट साइट पर बड़ा क्रेटर यानी बड़ा सा गड्ढा बना हुआ नजर आया। दावा किया जा रहा है कि सरमत के इंजन विस्फोट से बड़े इलाके में आग भी लगी। आपको बता दें कि RS-28 सरमत मिसाइल की ताकत और तबाही का दायरा खुद अपनी कहानी बयां करता है, क्योंकि ये धरती फाड़ ब्रह्मास्त्र महाबली रूस का ऐसा सुपर वेपन है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकाने को ही नहीं बल्कि दुश्मन के पूरे मुल्क को तबाह कर सकता है। क्योंकि RS-28 सरमत एक सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक। तभी तो नेटो ने इस मिसाइल को सैटर्न नाम दिया है, यानी दैत्याकार शैतान। क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक, समंदर से लेकर ब्रह्मांड तक, धरती का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पुतिन अपने इस परमाणु अग्नि बाण को नहीं दाग सकते। और सबसे अहम बात यह भी है कि सैटर्न मिसाइल अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम या फिर 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। इसका एक एक वॉरहेड अलग अलग लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, इस मिसाइल के जरिए रूस अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के किसी भी शहर, किसी भी स्टेट, किसी भी मिलिट्री बेस या फिर एयर बेस को निशाना बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान ने एक सनसनीखेज दावा किया है जिसमें ईरान पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे की वजह पेजर विस्फोट को बता रहा है। यानी अभी तक इब्राहिम रईसी की मौत को हेलीकॉप्टर क्रैश हादसा मानकर चल रहे ईरान के दावे से खलबली मच गई है। अगर ये दावा सही हुआ तो इसका शक इजराइल पर जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं पेजर विस्फोट का प्लान इजराइल ने मई के महीने में ही बना लिया था। रईसी की मौत पेजर अटैक का पहला चरण था और लेबनान में पेजर ब्लास्ट का दूसरा चरण था। अगर दुनिया ये मानकर चल रही है कि लेबनान में हुए पेजर विस्फोट पहली बार हुए, तो ईरान के एक नए सनसनीखेज दावे से खलबली मच गई है। कहा जा रहा है कि पेजर में विस्फोट सिर्फ लेबनान में नहीं हुए बल्कि ईरान के पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के पेजर में भी ऐसा ही विस्फोट हुआ था और इसी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और उनकी मौत हो गई। तो क्या यह माना जाए कि ऑपरेशन बीपर का पहला चरण रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश था और दूसरा चरण बेरूत और दूसरे इलाकों में हुए पेजर विस्फोट थे? ये दावा ईरान के सांसद अहमद अर्दस्तानी ने एक इंटरव्यू में किया। रईसी पेजर का इस्तेमाल करते थे, हो सकता है उनका पेजर हिजबुल्लाह लड़ाकों के इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर से अलग हो। ऐसा हो सकता है कि हेलीकॉप्टर में उनके पेजर में विस्फोट हुआ हो जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हमारी खुफिया एजेंसी को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। अगर इस दावे को सही माना जाए तो रईसी की मौत के पीछे इजराइल का हाथ होने की आशंका है। हालांकि अभी तक लेबनान में हुए पेजर विस्फोट में भी यह साबित नहीं हो पाया है कि इसके पीछे इजराइल है या अमेरिका। हाँ, इतना असर जरूर हुआ है कि अब IRGC ने सभी कमांडो और ईरानी प्रॉक्सी के लड़ाकों को तुरंत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल रोकने के लिए कहा है। यानी लेबनान में हुए पेजर विस्फोट से ईरान भी दहशत में है। ईरान हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच भी करा रहा है जिससे खौफ दूर किया जा सके।
उधर अमेरिका ने भी फरमान जारी कर दिया है कि वो रूसी और चाइनीज कार सॉफ्टवेयर को बैन करने जा रहा है। हालांकि उसके पीछे डेटा चोरी का शक जताया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अमेरिका को डर है कहीं चीन और रूस के हैकर्स किसी बड़े साइबर अटैक को अंजाम ना दे दें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अगस्त में इजराइल ने इस्माइल हानिया की हत्या कर दी थी। अब हमास के नए नेता याह्या सिनवार की मौत का दावा किया जा रहा है। दावा है कि आईडीएफ की एयर स्ट्राइक में गाजा का लादेन मारा जा चुका है। दरअसल इन दावों की वजह सिनवार का कई दिनों से गायब होना है। सवाल है कि क्या वाकई सिनवार मारा जा चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। आईडीएफ के हमलों से गाजा दहल रहा है। हमास लड़ाके मारे जा रहे हैं, लेकिन याह्या सिनवार चुप है। बीते कुछ दिनों से याह्या सिनवार ने सीज फायर और इजरायली हमलों को लेकर ना तो किसी इस्लामिक मुल्क से बात की और ना ही कोई बयान जारी किया। हमास का नेता चुप है। याह्या सिनवार की इस चुप्पी की वजह उनका हमेशा हमेशा के लिए खामोश होना माना जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि हमास नेता याह्या सिनवार की मौत हो चुकी है। सिनवार के इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने का शक है। इजरायल ने सिनवार की मौत की जांच शुरू कर दी है। दरअसल इस्माइल हानिया की मौत के बाद अगस्त में याह्या सिनवार को हमास का लीडर बनाया गया था, जिसके बाद वो काफी एक्टिव हो गया था। लेकिन बीते कुछ वक्त से याह्या सिनवार ने किसी लोकल या फॉरेन डेलीगेट से कोई बात नहीं की, जिसकी वजह से उसकी मौत का शक गहरा गया है। आईडीएफ की माने तो कुछ दिन पहले उसने गाजा में एक स्कूल पर हमला किया था। यहां हमास का कमांड सेंटर था। इस अटैक में 22 लोग मारे गए थे। ऐसे में आशंका है कि सिनवार की मौत भी इसी एयर स्ट्राइक में हो गई है। आज हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे। देखते हैं प्रोबो देश का ओपिनियन मीटर क्या कहता है। क्या इस साल बांग्लादेश में नए राष्ट्रपति नियुक्त होंगे? 40% यस, 60% नो। क्या सैटेलाइट बेस्ड टोल लागू होने वाला है? 70% यस, 30% नो। क्या भारत चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होगी? 35% यस, 65% नो। डाउनलोड कीजिए प्रोबो ऐप और दीजिए अपना ओपिनियन। This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. TNC apply.